हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपने अध्याय 5 है वो पढ़ रहे थे न्यायपालिका। सिविक्स का चैप्टर है ये। इसमें अपने पढ़ा था न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के क्या क्या काम हैं, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, विवादों का निपटारा कैसे करती है और किन विवादों का निपटारा कौन सी न्यायपालिका करती है, न्यायिक समीक्षा क्या है, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन किस प्रकार से न्यायपालिका करती है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, ये अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा भारत में अदालतों की संरचना किस प्रकार से होती है, यानी अदालतें कौन कौन सी अदालतें हैं, उनका संस्थागत ढांचा है वो किस प्रकार का है। अपने पढ़ा था 3 प्रकार की अदालतें होती है अपने देश के अंदर, बहुत सारी। सबसे नीचे होती है जिला और तहसील स्तर पे बहुत सारी अदालतें, जिला न्यायालय तहसील पे वो सबसे नीचे होंगी। इस जो अपने दिख रहा है ये पिरामिड, इसमें दूसरी होती है हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय, जो कि प्रत्येक राज्य का एक हो सकता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त रूप से भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनका हाई कोर्ट है वो एक ही है। सबसे ऊपरी जो इस पिरामिड में है वह सर्वोच्च न्यायालय, जो कि पूरे देश का एक ही है और वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और इसमें जो न्यायपालिका अपनी वो एकीकृत है, यानी अगर एक न्यायालय से अपने को न्याय नहीं मिलता है तो अपने दूसरे न्यायालय में न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। सबसे सर्वोच्च इसमें सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके निर्णय अधीनस्थ जो न्यायालय है उन पर लागू होते हैं। फिर अपने इसमें पढ़ा था एक मामला राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा था। ये निचली अदालत से चला था, ये सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। इसमें सुधा गोयल नामक लेडीज थी, उससे संबंधित ये केस था जिसको घर वालों ने जलाकर मार दिया था। इसमें जो लोअर कोर्ट थी, नीचे वाली कोर्ट, उसने इसमें सुधा के पति, उसकी सास और उसके जेठ को दोषी माना था और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन बाद में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट के अंदर अदालत ने लक्ष्मण को और शकुंतला और सुभाष तीनों को बरी कर दिया था। बाद में एक महिला संगठन था जो इस समय दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स। इस संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील दायर की थी और उस जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें फैसला आया कि जो उसके सुधा के पति और उसकी सास है उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसके जेठ था सुभाष, उसको आरोपों से बरी कर दिया था। तो यहाँ तक अपने इसको पढ़ लिया था। आज शुरू करेंगे विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है। अब जो विधि व्यवस्था यानी न्याय की व्यवस्था है उसकी अलग अलग शाखाएं ब्रांचेज कौन सी है। अब जो अपने पढ़ा दहेज हत्या का, यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। अब समाज के विरुद्ध अपराध कैसे है दहेज हत्या का मामला, समाज है उसके विरुद्ध एक अपराध है यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। अब पढ़ेंगे इसमें 2 शाखाएं होती है अलग अलग, तो ये फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। अब 2 प्रकार की शाखाएं हैं अपने, फौजदारी और दीवानी। अब फौजदारी में कौन से मामले सुने जाते हैं जो समाज के विरुद्ध अपराध हो, यानी जिससे समाज प्रभावित होता है, वो होते हैं फौजदारी के अंदर। और दीवानी मामले होते हैं वो व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकते हैं, एक संस्था विशेष से संबंधित हो सकते हैं, दूसरा समाज उससे प्रभावित नहीं होता है, तो वह दीवानी। अब इन दोनों को में अंतर देखना है अपने, तो इसके लिए तालिका अपने पास में है, नीचे देखो। फौजदारी कानून, पहला अंतर क्या है, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए चोरी, पूरे समाज प्रभावित होता है इससे। दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या, ये समाज प्रभावित हो रहा है इससे। दीवानी में क्या है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है। दीवानी में एक व्यक्ति विशेष है उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है या उसकी अवहेलना होती है। उदाहरण के लिए देखो, ज़मीन की बिक्री, ठीक है, ज़मीन की बिक्री की किसी ने, उसमें धोखाधड़ी हो गई है तो उससे वो व्यक्ति अकेला प्रभावित हो रहा है। चीज़ों की खरीदारी, यानी किसी ने कोई चीज़ खरीदी है वो नकली हो गई, नकली निकल गई है तो उससे व्यक्ति विशेष प्रभावित हो रहा है, समाज नहीं हो रहा है। इसी प्रकार किराया है, तलाक आदि ये संबंधित विवाद है वो
दीवानी विवाद है। नंबर दूसरा, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट जो फौजदारी कानून होते हैं उसमें सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद जो होती है वो पुलिस अपराध की जांच करती है और उसके बाद वो अदालत में केस फाइल करती है। यानी सबसे पहले अगर किसी के साथ अपराध घटित होता है तो वो क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाके नज़दीकी अपने उसमें FIR दर्ज कराएगा। उसके बाद पुलिस है उस अपराध की जांच पड़ताल करेगी और एक फाइल बना करके अदालत में पेश करेगी। उसके बाद में ये न्यायालय है, ये जो मामला होगा वो अदालत के अंदर सुना जाएगा। दीवानी में क्या होता है, इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अब देखो उसमें सबसे पहले रिपोर्ट क्या की गई, पुलिस थाने में, ठीक है, FIR दर्ज कराई गई। लेकिन दीवानी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें जो प्रभावित पक्ष होता है वो डायरेक्ट सीधा न्यायालय के अंदर जाएगा और उसमें एक याचिका दायर कर देगा। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, ठीक है। तीसरा अंतर क्या है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अब फौजदारी में क्या होता है, कोई व्यक्ति का अपराध है वो सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए उसे सज़ा दी जा सकती है, जेल भेज देंगे, उसको कुछ वर्षों का कारावास हो सकता है या उम्र कैद हो सकती है या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन दिवाली में क्या, दीवानी जो कानून होता है उसमें अदालत राहत की व्यवस्था करती है, यानी कुछ रिलैक्सेशन देगी उसमें। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो ये अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। अब किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद था, मकान मालिक बोल रहा था भी मेरे को ये किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा है और उसने केस जो है न्यायालय में दायर कर दिया। तो न्यायालय में इस मामले में न्यायालय आदेश देगी कि किराएदार है वो उस मकान को तुरंत प्रभाव से खाली कर दे और जो उसका बकाया किराया है वो उसको चुका दे। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों में, फौजदारी और दीवानी में। अब ये आप खुद भरोगे, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में जो आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरे। उल्लंघन का विवरण, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं। अब ये मामला है किस प्रकार का है, फौजदारी है या दीवानी है। कानून की शाखा इसमें लिखना आपने फौजदारी या दीवानी। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, ठीक है। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है तो ये कानून की कौन सी शाखा के अंतर्गत आएगा और इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये हो गया इसका विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। दो शाखाएं हैं कानून में अपने, कौन कौन सी थी, फौजदारी और दीवानी, ठीक है। इसके बाद में अपने देखते हैं क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। अब देखो भी, क्या प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं, बिल्कुल। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने संविधान ने जो अपने को मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, न्यायपालिका का है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, यानी कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है और अदालत है वो सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। ये एक विडंबना है कि जो गरीब है उनको अदालत में जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, यानी इसमें अपने को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा और कागजी कार्रवाई है वो भी काफ़ी होगी। कईयों को तो ये मालूम नहीं होता है कि ये मामला अपने साथ कोई अपराध हो गया तो उसकी सूचना कहाँ दें, इसका जो केस है वो कहाँ फाइल करें। तो ये कागजी कार्रवाई उनकी जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें बहुत सारा समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई केस फाइल कर दिया किसी व्यक्ति ने, उसे तुरंत न्याय मिल जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी समय भी बर्बाद होता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, यानी उसके लिए कठिन है इंसाफ पाना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL, ठीक है, इसकी व्यवस्था विकसित की है।
अब PIL होती है जनहित याचिका। इसमें क्या होता है, इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। अब न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय, उसने ये प्रयास किया है कि जो न्याय है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब जनहित याचिका है, इसमें कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अंदर अपील कर सकता है, यानी किसी और के साथ अपराध हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी जनहित याचिका लगा करके उसको दायर करवा सकता है न्यायालय के अंदर। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। अब जनहित याचिका PIL है वो या तो हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में। जो अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय, इनमें वो फाइल नहीं की जाएगी। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर लेटर भेज दे या टेलीग्राम है वो भेज दे तो उसको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो जनहित याचिका मान लेंगे। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। ठीक है। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिकाओं का ही इस्तेमाल किया गया था। देखो, जनहित याचिकाओं के द्वारा बिहार की जेलों में जो बंद थे कैदी, उनकी जो समय अवधि थी वो पूरी हो गई थी, लेकिन उनको फिर भी वहाँ से रिहा नहीं किया गया। तो जनहित याचिका के माध्यम से उनको वहाँ से रिहा करवाया गया था। इसी प्रकार से बंधुआ मजदूर जिनको बिना वेतन के काम करवाते थे लोग, उन मजदूरों को भी इससे मुक्ति दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जनहित याचिका ने। फिर देखो, क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जा रहा है, अब अपने अमरनाथ स्कूल के अंदर जो मिड डे मील बनता है उसकी व्यवस्था की भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। अब जो मिड डे मील मिल रहा है आपको, इसकी व्यवस्था सरकार ने क्यों की है, किस कारण से की थी, क्यों की थी? क्योंकि किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई थी, उसी के फलस्वरूप ये मिड डे मील व्यवस्था है वो शुरू की गई है। देखो, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अब आम आदमी होता है वो अदालत तक पहुंच जाता है तो उसके लिए होता है कि वो न्याय तक पहुंच गया है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। अब जैसे अपने मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21, उसमें कहा जीवन का अधिकार दिया गया अपने को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। तो अदालत ने कहा कि भोजन का अधिकार भी जीवन के अधिकार में ही सम्मिलित है। अगर किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो ये न्यायालय ने आदेश दिया था कि भोजन की योजना है वो मिड डे मील है, वो सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। अब अदालत कुछ फैसले ऐसे भी देते हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे गरीबों के आवास का अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। कई बार जो बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको न्यायालय वहाँ से बेदखल करने का आदेश दे देती है कि यहाँ से इनको हटा दो। तो कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो इनको अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरे में जो फैसले दिए गए उन फैसलों के ये विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी बस्तियों वासी है उनको शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसलों में झुग्गी वासियों को आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल अदालत जो फैसले देती है, झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले लोग हैं जो बड़े शहरों में, उनको वहाँ मानती है भी ये क्या है, ये लोग कौन है, घुसपैठी हैं, ये शहर को ख़राब कर रहे हैं, तो इनको यहाँ से बाहर निकाला जाना चाहिए। आजकल ये फैसले लागू होते हैं। लेकिन इससे पहले जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस
बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला है वो इसके विपरीत था। ये देखो, इसमें ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया था। आजीविका यानी अपना जीवन चलाने का अधिकार है, वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर यह पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा था। अब आजीविका का अधिकार है, उसको जीवन के अधिकार से किस प्रकार से न्यायाधीशों ने जोड़ा था। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत बड़ा है, व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से भी कहीं ज़्यादा है। ये नहीं अपने जिंदा है तो वो जीवन का अधिकार है। इसका मतलब केवल यही नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी भी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। अब जैसे हम जीवन का अधिकार, ये नहीं है कानून ने किसी को मृत्युदंड दिया है तो उसी के द्वारा अपना उसका जीवन छीन सकते हैं, उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है, उसको फांसी दी जा सकती है। उसके अलावा उसको किसी भी प्रकार से उसकी जीवन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। जितना महत्वपूर्ण जीवन का अधिकार है उतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यानी किसी व्यक्ति के पास अपनी आजीविका चलाने का साधन नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो जीवित किस प्रकार से रहेगा। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामलों में आनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि आजीविका याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती है। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। ये पहले वाला फैसला था जिसमें न्यायालय ने कहा था कि इनको यहाँ से अगर उजाड़ दोगे, यहाँ से हटा दोगे, तो इनके पास जो रोजगार है नज़दीकी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इनसे छिन जाएगा। जो इनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये उस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। लेकिन आजकल जो फैसले आते हैं वो इनकी आजीविका बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उनमें न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। ये तो सभी को पता है भी, अदालत में जो मुकदमा है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, उसमें कई साल लगते हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। किसी व्यक्ति को इंसाफ मिलता है मरने के बाद में, तो वो उस इंसाफ उसके लिए क्या मायने रखता है, यानी इंसाफ का ये कत्ल है। जैसे 26 नवंबर 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने एक भाषण में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लेस एक सर्वोच्च न्यायालय, 725 स्वीकार्य पदों वाले 21 उच्च न्यायालय, जिनमें 1 मार्च 2007 को केवल 597 न्यायाधीश थे और 14,477 अधीनस्थ न्यायाधीश 31 दिसंबर 2006 को उनकी वास्तविक संख्या ये थी। यानी जितने न्यायाधीश होने चाहिए उनसे न्यायाधीश कम है सर्वोच्च न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में। तो ये भी एक न्याय में देरी है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ये चित्र दिया गया, ये देखो, इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 20 सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलम्ब हुआ उसका कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। यह मुकदमा अभी भी जारी है। इसमें प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अब देखो, 1987 में मामला शुरू हुआ और 2007 तक यानी 20 साल लग गए हैं। 20 साल से ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस मामले में अभी तक सिर्फ केवल 3 ही जो
गवाह है उनके बयान दर्ज किए गए, यानी कि जो न्याय है वो बहुत देरी से मिलने की संभावना है इसके अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ कमियां हैं न्यायपालिका की जो अपनी प्रणाली है उसमें, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायकों की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। तो अपना चैप्टर है ये यहाँ पर पूरा हो चुका है। आप इस चैप्टर को ढंग से रीड करोगे, इसमें जो जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आप बनाओगे और उनको अपनी नोटबुक में नोट करोगे। इसके जो इस लेसन के जो अभ्यास प्रश्न है इनको मैं आपको अगले जो क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्लास उसमें आपको इनकी PDF भेज दूंगा और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। इसके साथ साथ सभी बच्चे अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट रखना, क्योंकि मैं रेंडमली किन्हीं 5 बच्चों से उनकी नोटबुक मंगा सकता हूँ और कोई सा भी लेसन चेक करने के लिए उनसे बोल सकता हूँ। ओके बाय।